मालूम ही होगा कि आज आरबीआई ने जो है एफआईआईज को एक बड़ी छूट दी है कैपिटल गेन टैक्स में और उनके इनकम टैक्स को लेकर के जो बॉन्ड खरीद में होगी। लेकिन हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका शेयर बाजार के ऊपर कितना असर आएगा, जिसके लिए इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि वो अगर आप समझो तो कितना खरीद रहे हैं, यानी क्या वो बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं, क्या वो बॉन्ड के निवेश को कम करते चले जा रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसी से फर्क आएगा रुपए के ऊपर। क्योंकि आरबीआई ने ये जो सारा काम किया है वो रुपए को संभालने के लिए किया है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एफआईआई इसके बाद ये जो कुछ फैसले लिए गए हैं क्या उनके रुख में परिवर्तन होगा, या फिर ये फैसला जो है एक प्रकार से कोई काम का नहीं होगा और ये कहीं ना कहीं जो है आई गई बात हो जाएगी। क्योंकि मार्केट ने आज दिन के दौरान अगर आप देखें तो इस फैसले के बावजूद कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिखाया है। तो हर एक पहलू जो आपने और किसी वीडियो में ना देखा होगा वो मैं इस वीडियो में रखने की आपके पास कोशिश करूंगा। इस पूरी खबर के साथ इस एक अच्छा विश्लेषण मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि एफआईआई इन सारे लाभों को लेने के लिए कितना उत्सुक हो सकते हैं। इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, इससे पहले वो क्या कर रहे थे। तो मैं आपके सामने डेटा रख देता हूं। 2025 का डेटा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये एनएसडीएल की वेबसाइट है, एनएसडीएल यानी सरकारी वेबसाइट है, और एफपीआई मॉनिटरिंग की वेबसाइट है। तो डेटा गवर्नमेंट का है, जो गवर्नमेंट डेटा है उसमें हम यहाँ पर मंथली वाइज देख पाएंगे। अभी यहाँ पर आपको मंथली एफपीआई की जो एंट्री है 2025 कैलेंडर ईयर की आपको दिखाई पड़ रही होगी। साल दर साल हम इसे 3-4 सालों का आगे पीछे करके देखेंगे। चूंकि जो फैसला लिया गया है, वैसे फैसला क्या लिया गया है मैं मान के चल रहा था कि आपको पता होगा, लेकिन एक सेकंड के लिए फिर भी मैं बता देता हूं। तो फैसला ये लिया गया है कि गवर्नमेंट ने एफआईआई को टैक्स में जो वो जी सिक्योरिटीज खरीदेंगे, यानी जो बेसिकली जो बॉन्ड में वो निवेश करेंगे, उसके ऊपर उनको कैपिटल गेन टैक्स जो 12.5% का लगता था अब वो 0 हो जाएगा। तो उस पर उनको अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ में जो उनको इनकम टैक्स जो यानी जो इसमें अर्निंग हो रही है, जो इनकम टैक्स उसमें में भी उनको एक छूट मिलती है, यानी उसमें उनको उस पर भी छूट मिलेगी। और इसके लिए इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है 2026 का, और इसको 1 अप्रैल 26 से लागू कर दिया गया है, और इसको यानी बैक डेट से लागू कर दिया गया है, जिसका लाभ इस वित्तीय वर्ष में भी एफआईआई को मिल सकेगा। लेकिन ये सारी बातें तभी होंगी भाई जब वो इसके बारे में आसान्वित होंगे। बहुत सारी जानकारी है, अगर आप चाहेंगे तो मेरी ट्विटर हैंडल पर जाकर के पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं हर एक चीज को बहुत स्क्रिप्ट मतलब आपके सामने बहुत प्रिसाइज चीजें ही डालता हूं, तो आप मुझे फॉलो करेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। खैर, तो इस खबर का असर ये होगा कि पहला एक बेसिक असर जो आपको मालूम होगा, ये पूरा का पूरा प्रबंधन इसलिए किया गया है ताकि जो है रुपया जो लगातार कमजोर हो रहा है वो कहीं ना कहीं डॉलर के तुलना में थोड़ा सा अपने आप की वैल्यू को बचा पाए। यानी कि जब बॉन्ड खरीद होगी, अब सिंपल सी बात है कि जब एफआईआई अगर उनको थोड़ा टैक्स का फायदा होगा और अगर वो बॉन्ड खरीदेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा रुपया थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। यही सरकार मान के चल रही है। लेकिन पहली चीज है, मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। यहां पर अगर आप देखें तो इसको आपको पहले तो मैं आपको म्यूचुअल फंड का एक डेटा दिखाता हूं, और आपको यहां पे लगेगा कि यार ऐसा होगा क्या। अब देखिए, जरा समझने वाली बात है। मैं आपको पहले ये डेटा दिखा देता हूं। तो ये है क्या चीज, ये साल दर साल म्यूचुअल फंड का डेटा है। म्यूचुअल फंड कौन, अपने वाले डीआईआई। पहले हम डीआईआई की बात कर लेते हैं। साल दर साल डीआईआई का डेटा है, यद्यपि यहां पर लाभ नहीं है, लेकिन मुद्दा समझिएगा। अब अगर आप डीआईआई का नेट देखेंगे, नेट डेब्ट परचेज, यानी कि बॉन्ड क्या डीआईआई खरीद रहे हैं, नहीं 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 नहीं। पिछले 5 वर्षों में लगातार हमारे डीआईआई जो भारतीय बाजारों के ऊपर बुलिश हैं, जो एफआईआई को काउंटर करने के लिए इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं, वो भी भारत के डेब्ट मार्केट पे निवेश नहीं कर रहे हैं, वहां से पैसे को एग्जिट कर रहे हैं लगातार। ये डेटा है आपका डेब्ट मार्केट का, म्यूचुअल फंड का। जब म्यूचुअल फंड वाले जो भारतीय बाजारों पर सुपर डुपर बुलिश रहते हैं, उनको भारत का पैसा मिलता है और वो डेब्ट फंड वो भी नहीं खरीद रहे हैं, तो ये मानना कि एफआईआई खरीदेंगे जो कि लगातार सेलिंग में बैठे हैं, जिनको लगातार सेलिंग करने में आनंद आ रहा है, वो क्यों खरीदेंगे? लॉजिक समझना बहुत कठिन है। अब यहां पे तो एफआईआई लगातार सेलिंग कर ही रहा है। खैर, तो आपको ये समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड नहीं खरीद रहा है, डेब्ट मार्केट में वो नहीं खरीद रहा। अब हम जरा उस नंबर पे जाते हैं कि जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो अब यहां पे आप देखिएगा, समझिएगा कि एफआईआई की क्या स्थिति है।
तो 2025 का डेटा है। 2026 का डेटा पहले देखिए अगर आपको, तो 2026 में अभी तक जो समय गुजरा है उसका डेटा आपके सामने आ चुका है। तो यहां पर अब आप आइए, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा डेप्ट फंड में, तो ये डेप्ट का डेटा है यहां पर। अब डेप्ट में तीनों कैटेगरी को हम कंबाइंड कर दे रहे हैं, डेप्ट वीआरआर। वैसे जो ये फैसला आज लिया गया है इसका सबसे बड़ा असर आएगा डेप्ट एफएआर पर, इसके ऊपर सबसे ज्यादा असर आएगा। और इसी मद में अगर आप देखें तो इसी मद में सबसे ज्यादा परचेजेस आते भी हैं एफआईआईज की तरफ से। इस साल में परचेज जो टोटल आया है एफआईआईज का, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा 17,000 करोड़ के आसपास का आया है। लेकिन यहां पर जो टोटल सेलिंग हो चुकी है इक्विटी में वो 3 लाख करोड़ के आसपास जा चुकी है नेट में। और ये पिछले, चूंकि यहां पे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको अपडेट होने में, बट यहां पे आप समझो तो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास की तो सेलिंग हो चुकी है। ये 2.5 लाख करोड़ है, ये 2.5 लाख करोड़ है, और जबकि केवल 17,000 का उन्होंने खरीदा है डेप्ट। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा आसान्वित रहे हैं इसके पहले कि 2026 में जब वो इक्विटी बहुत ज्यादा बेच रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा डेप्ट खरीद रहे हो, तो ऐसा नहीं है, थोड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं, लेकिन इसकी तुलना में ये बहुत ही छोटा है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे वर्ष 2026 के बाद चलिए वर्ष 2025 पे। अब 2025 पे अगर आप आएंगे तो 2025 में स्थिति ये है कि 2025 की भी स्थिति लगभग कुछ ऐसी ही है। अगर आप 2025 में देखिए तो करीब करीब जो है यहाँ पे 1,64,000 उन्होंने यहाँ पे, ये नेट स्थिति है क्योंकि ये एफपीआई का नंबर है। जनरली कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो आप एफआईआई का नंबर देखते हो रोज कैश मार्केट का, ये वो नहीं है, ये एफपीआई का नंबर है, क्योंकि इसका डेप्ट मार्केट या बाकी मार्केट में एफपीआईज ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम एफपीआई स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का ही देख रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछली साल का ये आपको डेटा दिख रहा होगा। अब मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ थोड़ा, तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर करीब 56,000 करोड़ के आसपास की पिछले साल में खरीदी करी गई। 56,000 करोड़ के आसपास की आपको यहाँ पे खरीद हुई है। 56,000 है, ये 56,000 करोड़ के आसपास की खरीद हुई है। और जो 56,000 करोड़ की खरीद हुई है उसके अगेंस्ट में अगर आप सेल देखेंगे तो यहाँ पे करीब आपको दिखाई पड़ रहा होगा 1,66,000 करोड़ के आसपास का यहाँ सेलिंग है। 1,66,000 इक्विटी में निकाल के 56,000 करोड़ का डेप्ट खरीदा गया। 56,000 है ये मात्र। तो आप यहां पर भी अगर आप अंतर देखोगे तो तकरीबन 1x3 का अंतर है 2025 में। 2026 में तो अंतर बहुत बड़ा है, ऑलरेडी 1:56 का नंबर चल रहा है। 2024 पे आइए, 2024 में जाइए। 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट टॉप लगाया। 2024 के बाद लगातार बाजारों में गिरावट चले जा रही है। 2024 में अगर आप देखोगे तो एफपीआई का नंबर, मैं बार बार कर रहा हूं, ये एफपीआई का नंबर है, तो एफपीआई का नंबर में अगर आप देखोगे 2024 का, तो यहां पे आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि 2024 में इक्विटी मार्केट में बहुत हल्का सा जो है इनफ्लो हुआ था, और वहीं पर डेप्ट मार्केट में थोड़ा सा इनफ्लो वहां पे ज्यादा है, और वहां पर भी फिर भी टोटल मिलाकर के करीब 28,000 का ही इनफ्लो आपको दिखाई पड़ रहा है। तो एक बात आपको पहले मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अगर यहां में मैंने टोटल नहीं किया तो ये 28,000 करोड़ प्लस जो है 11,000 करोड़ और ये 13,000, तो टोटल जोड़ लीजिए तकरीबन 50,000 करोड़ का आपका एंट्री हुआ था। पीछे 2024 में 50,000 करोड़ का आया था। वहीं पर अगर हम 2025 का देखें तो वहां पर थोड़ी सी सेलिंग रही है। 2025 में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि 3 मद होते हैं, मैंने वीएफआर को ही देखा, बट ये दोनों एक दूसरे से कट ही हो जाएंगे, क्योंकि कहीं पर 7,000 करोड़ की सेल है और कहीं पर 8,000 करोड़ के आसपास की बाइंग है, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 56,000 करोड़ और 2026 में भी थोड़े से ही खरीद है, जो कि थोड़ी सी सेलिंग ही है। तो मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप टोटल डेटा देख रहे हो तो बहुत माइनर है, ऐसा नहीं है कि इस पे एफआईआईज कोई बहुत ज्यादा भूमिका दिखाते हैं या वो बहुत ज्यादा इस पर बुलिश रहते हैं। वहीं पर मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले कि डीआईआईज ऑलरेडी इसको बेच रहे हैं। अब जरा समझिएगा लॉजिक ये है कि कब किन परिस्थितियों में ज्यादा मार्केट में खरीदी होती है इसकी, ये हर समय कोई नहीं खरीदता है। कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनरली कब आप डेप्ट खरीदते हैं, जब महंगाई, समझिए एक चीज समझिए, इक्विटी मार्केट और डेप्ट मार्केट, 2 मार्केट आपके पास है। इक्विटी मार्केट पर एफआईआई पहले से ही बेरिश है, वो सेलिंग कर रहा है। यहां पर वो उतनी सेलिंग नहीं कर रहा है, बट यहां पर वो कोई बहुत बाइंग नहीं कर रहा। अब एक आर्गुमेंट हो सकता है कि जब उसको टैक्स रिलीफ मिलेगा तो वो कम से कम आकर के डेप्ट खरीदेगा। एक बात, चलिए डेप्ट खरीदेगा, लेकिन
वैसे भी म्यूचुअल फंड वाले तो बेच ही रहे हैं। दूसरी चीज ये हुआ कि वो कितना खरीदेगा। अब यहां पर आती है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है कि डेप्ट कब खरीदा जाता है। डेप्ट हमेशा एक काउंटर की तरह काम करता है। जब ब्याज दरें घटती हैं तो जनरली कंपनियां या यूं कह सकते हैं जो जो इन्वेस्टर्स हैं वो डेप्ट खरीदना चाहते हैं ताकि उनको ज्यादा ब्याज मिले। क्यों? क्योंकि जब ब्याज दरों में जब सेंट्रल बैंक्स कमी करते हैं, जैसे मान लीजिए आरबीआई है, तो भारत में कब रेट कम होना शुरू हुए? 2023-2024 से हमारे यहाँ ब्याज दरों में कमी देखने को मिली, यानी कमी शुरू करी गई थी 2022-23 के बाद से। क्योंकि कोविड के बाद पहला, अगर मैं इसको फेज वाइज आपको लिख दूं तो 2020 के बाद से देखिए तो 2022 तक तो करीब करीब जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई थी। फिर 2022 से लेकर के 2024 का जो समय था, ये वो समय था जब ब्याज दरों में कमी की गई थी, और अभी तक वो कमी जारी थी। इवन 2025, इवन लास्ट 26 तक भी आप बोल सकते हैं, 25 के लास्ट तक जो है कमी की गई। अभी फिलहाल दुनिया भर में ब्याज दरें जो है वो पॉज में है। लेकिन डेप्ट कब खरीद होती है? डेप्ट तब खरीदा जाता है जब ब्याज दरों में कमी होने की उम्मीद रहेगी। जब ब्याज दरों में कमी होने की उम्मीद होती है तब क्यों खरीदते हैं? क्योंकि यहां पर आपको एक फिक्स्ड ब्याज मिल जाता है, और नॉर्मल केस में ब्याज दरों में कमी होने वाली है तो आप एक फिक्स्ड रिटर्न के ऊपर जाते हैं, जो कि आपको डेप्ट फंड देता है। डेप्ट फंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसका रिटर्न जो है वो एक प्रकार से फिक्स रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो है एक प्रकार से आपको गारंटी दे देती है कि भाई आप हमारा बॉन्ड ले रहे हो तो हम आपको 3%, 5% जो भी है वो आपको मिल जाएगा। जबकि बॉन्ड यील्ड से साथ भी जुड़ता है, बट वो मुद्दा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बॉन्ड यील्ड अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा, मोटा मोटी आप समझें कि डेप्ट मार्केट में आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, तब आप खरीदते हैं। कोई भी आदमी, चाहे एफआईआई हो चाहे डीआई हो, तभी खरीदेगा जब उसको ये लगेगा कि बाजारों में, या यूं कहिए कि इकोनॉमी में ब्याज दरों में कमी होने वाली है, तब जनरली डेप्ट खरीदा जाता है। अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी कब होती है? ब्याज दरों में बढ़ोतरी तब होती है जब महंगाई बढ़ने वाली है। आज की ही रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने कहा कि महंगाई बढ़ने वाली है। कल भी मैंने वीडियो में कवर किया था, जो सेकंड चैनल पे था, आपको बताया था 4.6 की महंगाई के जो अनुमान थे, इस बार बढ़ा करके उसको 5.1 कर दिया गया। यानी कि महंगाई के बढ़ने का उम्मीद है। पहली बात, जब महंगाई के बढ़ने का उम्मीद है, प्लस जीडीपी का जो ईयर ऑन ईयर का फोरकास्ट किया गया है वो 6.6 के से अभी वो 6.6 पर ही है, तो आप उसको एक बेसिस पॉइंट से कम किया गया है। मैं उसको नहीं भी कम कर रहा हूं कि जो हमारा जीडीपी का फोरकास्ट है वो जीडीपी का फोरकास्ट वहीं पर है, यानी जहां पर था वो जीडीपी का फोरकास्ट आपका वहीं पर है। तो जीडीपी में आपका कुछ खासा होना नहीं है। कहने का मतलब है कि जीडीपी में आपका जो है, ये नहीं कहा है आरबीआई ने कि जीडीपी हमारी बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो अगर हमारी जीडीपी बहुत तेजी से नहीं बढ़ने वाली है, साथ में इवन अगर हम एक साल की बात कर रहे हैं वहां पर वो फ्लैट रहेगी, साथ में आरबीआई ने कहा है कि महंगाई में थोड़ी वृद्धि होने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है, ऐसे में आप रिलीफ जरूर दे रहे हैं कि आप एफआईआई भैया आइए, हम आपका टैक्स रिलीफ दे रहे हैं और आप खरीद लीजिए। लेकिन ऐसे में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या एफआईआई खरीदेगा? क्यों खरीदेगा वो? जब उसको ये समझ आ रहा हो कि ब्याज दरें आपके देश में बढ़ेंगी, महंगाई आपके देश में बढ़ेगी, आपके देश में इकोनॉमी को प्रॉब्लम है, इसीलिए तो वो इक्विटी बेच के जा रहा है। वो क्यों इक्विटी बेच के जा रहा है? क्या वो सिर्फ टैक्स के नाते बेच के जा रहा था? नहीं, इक्विटी बेचने के पीछे एक बड़ा लॉजिक ये भी है कि उसको इकोनॉमी पर पिछले कुछ समय में जो इक्विटी सेलिंग हो रही है एफआईआईज की तरफ से वो बहुत भारी है। 2021-22 तक का सेलिंग फिर भी बहुत हद तक आप उसको कह सकते हैं कि 1 लाख करोड़ के रेंज में आता था, अब वो 3-3 लाख करोड़ पे जा रहा है। तो इतनी बड़ी हैवी सेलिंग के अगेंस्ट में वो डेप्ट पहले से नहीं खरीद रहा है। अगर इकोनॉमी के कमजोर होने की उसको उम्मीद बनी रहती है तो फिर वो डेप्ट मार्केट में भी नहीं जाना चाहेगा। हाँ, ये ठीक है कि वो इन्वेस्टर्स जो बिल्कुल ही हेजिंग के लिए आते हैं वो लोग उस डेप्ट मार्केट की तरफ बढ़े, वो एक संभावनाएं बनती हैं। लेकिन बहुत बड़ा तबका इसलिए कि वो टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा तो वो शायद नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास टैक्स बचा करके दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करके कमाने की जगह है, क्योंकि वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। हाँ, अब कोई सिर्फ डेप्ट फंड में ही इन्वेस्ट करता हो उसकी अलग बात है, लेकिन बड़े तबके पे तो केवल डेप्ट फंड का इन्वेस्टमेंट एफआईआई भी नहीं करता। वो जापान जा सकता है, वो कोरिया जा सकता है, वो अमेरिका में जा सकता है जो कि हमसे बेहतर रिटर्न दे रहा है। तो स्टॉक मार्केट का चलना भी जरूरी है। तो ये अगर आप समझें कि इस पूरी घटना में यद्यपि आरबीआई के ऊपर कोई प्रश्न नहीं, आरबीआई ने बहुत कोशिश करी है और वो चाहते ही हैं कि अब कम से कम अब जो पुराना हो गया तो हो गया, लेकिन अब जो प्रॉब्लम हो चुकी है कम से कम वो सुधर जाए। आरबीआई का मंशा सही है, उन्होंने ट्राई किया है कि शायद इसके माध्यम से एफआईआई थोड़ा इंडिया आ जाए, शायद आ जाए, लेकिन वो जो शायद वर्ड है ना वो यहां लगा रहेगा।
तो ये शायद वर्ड के साथ ही ये सब कुछ है, तो इसका बाजार के ऊपर कितना सिग्निफिकेंस होगा? देखिए, बाजार के ऊपर इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केट इस बात को मान के चलेगा कि सिर्फ इसी एक काम को कर देने से शॉर्ट टर्म में तो वो एफआईआईज नहीं आने वाले। लॉन्ग टर्म में अगर आपकी इकोनॉमी थोड़ी और बेहतर हो जाती है, फिर वो ये सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, अभी उनकी इकोनॉमी थोड़ी अच्छी हो गई, अब हम थोड़ा इंडिया भी चलते हैं, तब वो इंडिया आ सकते हैं। लेकिन अगर हम ये मान के बैठे हैं कि वो सिर्फ इसी फैसले के आधार पर भारत आने लग जाएगा, वो शायद भारत इसी फैसले के आधार पर हमारा एफपीआई, हमारा एफआईआई जो है भारत नहीं आएगा। आएगा भी तो कम मात्रा में आएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट पहले से कम है। डीआईएच का इंटरेस्ट बिल्कुल भी आपके डेब्ट फंड में नहीं है, तो इसीलिए मार्केट ने इसका जो सिग्निफिकेंस है उस ढंग से नहीं लिया। मार्केट ने, अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले के बावजूद, बाजारों ने उस पर कोई बहुत अच्छा रुख दिखाया हो नहीं दिखाया। इवन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, जब आपने पूरा कैपिटल गेन को हटाया है, इसके बावजूद भी मार्केट नीचे गई है इंट्राडे बेसिस पर। इंट्राडे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में जब इकोनॉमी थोड़ी बेहतर होने लग जाएगी, तब जाकर के एफआईआई भी आएगा डेप्ट पे, तब उसको दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज डेप्ट फंड ऑलरेडी इतना कम कमाई होती है, 2-3-4% की कमाई है, उसके लिए वो बाहर भी निवेश कर सकता है, उसके लिए बाहर स्टॉक्स में भी निवेश कर सकता है। तो अगर आप इस खबर के नाते भारतीय बाजारों पर बहुत बुलिश हो रहे हैं तो मत होइए। पहले मैं बता चुका हूं, कई बार कह चुका हूं, मैं इंडियन मार्केट पर बेयरिश नहीं हूं, लेकिन मैं इंडियन मार्केट के ऊपर बहुत बुलिश भी नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि मार्केट एक लंबे समय में, भारत एक कंसोलिडेटिव मार्केट है, हमें अपनी इकोनॉमी को और बेहतर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम थोड़े थोड़े करके कमजोर बनते रहेंगे। और आरबीआई ने कई सारी और बातें भी कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंतिम 2 मिनट है, जिसको मीडिया ने बिल्कुल गाया भी कर दिया, लास्ट का 2 मिनट की बात नहीं कर रहा है कोई, लेकिन जो हमारे गवर्नर है उन्होंने बड़ी साफ शब्दों में कहा है कि वो फ्लोट करने देना चाहते हैं रुपए को। अब अगर रुपया फ्लोट करता रहेगा, ठीक है, आपने फैसला किया है, लेकिन अगर आपने ये बात कही है कि फ्लोट कर देने, तो फिर उसका असर ये होगा कि रुपया आने वाले वक्त में और कमजोर हो सकता है। ऐसे में फिर वो बॉन्ड की तरफ निवेशक आएगा कि नहीं आएगा, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह तो लगा ही रहेगा। तो मार्केट पर इस एक खबर के नाते बहुत बुलिश होने वाली बात नहीं है, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम में हो सकता है ये थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो आप इसको एक सिंपल, एक वन ऑफ कहिए कि हाँ, एक फैसला आया जिसका आने वाले वक्त में उम्मीद हम करें कि थोड़ा बेहतर हो जाए, लेकिन एकाएक करके कोई बहुत बेहतर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और मार्केट एकाएक करके इस पर बहुत अच्छा चलने लगेगा नहीं चलने लगेगा, तो हमें बाकी चीजों की सपोर्ट की जरूरत होगी, तभी हमारा बाजार जो है बेहतर होना शुरू होगा। अभी बहुत मंदी नहीं दिखती है, तो बहुत तेजी भी नहीं दिखती है, मार्केट कंसोलिडेटिव है। और अगर आप पिछले 2 साल भी उठा के देख लीजिएगा, डेटा उठा के देख लीजिएगा, अभी मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आप लास्ट के 2 साल भी देखेंगे, 1 साल का डेटा भी देखोगे तो कोई रिटर्न नहीं है। 5 साल में रिटर्न दिखेगा, यहाँ पे 2 साल का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो 2 साल का भी अगर आप डेटा देखोगे तो मार्केट 2 साल पहले इसी जून महीने में, आज से 2 साल पहले यानी 2024 में जून महीने में मार्केट कहीं आपकी 23,400 पर थी, और अभी हम लोग 2026 के जून महीने में आ चुके हैं और मार्केट अभी भी हमारी 23,400 पर है। तो मार्केट काफी ऊपर नीचे कर रही है। ऊपर नीचे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन नेट टू नेट बेसिस पर हम वहीं पे हैं जहां 2024 में हम थे। तो मुद्दा यही है कि आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से हम रह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे, लेकिन रुपए का जो डिप्रिसिएशन है, महंगाई का जो डिप्रिसिएशन है, उसके नाते मार्केट का जो थोड़ा उछाल होता है वो भी परसेंटेज टर्म में नगण्य होता रहेगा। तो बहुत बुलिश फिलहाल यहां पर बाजारों पे नहीं लगता है लॉन्गर पीरियड में। शॉर्ट टर्म पीरियड जाहिर सी बात है स्पेकुलेटिव होता है, तो उसमें मूवमेंट आते रहते हैं, जिसके लिए मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाता हूं, जो मेरा सेकंड चैनल है वहां पर। अगर आप नहीं देखते और आप बाजार के ट्रेड करते हैं, बाजार में छोटे छोटे निवेश करते हैं, बैंक निफ्टी कहीं पर भी, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल भी मैंने उसमें आरबीआई की पॉलिसी के बारे में जो जो बातें बताई थी, लगभग सारी बातें आई। मैंने कहा था कि आरबीआई पॉलिसी आते वक्त में ही हो सकता है कि आपको अध्यादेश भी सुनाई पड़ जाए। एग्जैक्ट उसी समय अध्यादेश आया, ये वाली जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद मार्केट के ऊपर उतना पॉजिटिव असर नहीं आया। और कल मैंने ये भी कहा था कि अगर ये सब कुछ हुआ भी तो शायद मार्केट निगेटिव जाएगा, तो उसके बाद बाजार नीचे गई। तो अगर आप डे टू डे बेसिस पर देखना पसंद करते हो तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नाम उसका है अतुल वर्मा शेयर मार्केट करके, स्टॉक मार्केट करके आप सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उस चैनल की, तो वहां जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप बताएं कि क्या लगता है, कि आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि आरबीआई का ये फैसला कितना बड़ा
फैसला है, कितना ऐतिहासिक फैसला है, जिस तरह से मीडिया इसको ऐतिहासिक बता रही है, क्या उतना असर इसका आपके हिसाब से होगा? अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें या फिर अपने विचार जो है जरूर लिखें। चैनल को, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।